हेलो एवरीवन। तो आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज बीएसटी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग चैप्टर बीएसटी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है और इस बार के सैम्पल पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों की तकलीफ है कि सर ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, सर इसको याद करने में बहुत तकलीफ है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसी नोट्स बनाई है जिसके अंदर 5 पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ, 5 to 6 pages and your chapter gets completed with memory techniques, right? तो मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट ये चैप्टर को कंप्लीट करें ताकि तुम्हारा रिवीजन बहुत ही आसानी से हो, और प्लस मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मार्केटिंग में हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात जो मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग। तो भाई क्या होता है मार्केटिंग? तो मार्केटिंग बेसिकली एक सोशल प्रोसेस है। तो मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जहां हमारा काम है, जहां बिजनेस फर्म्स का काम है कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। तो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा जूम कर देता हूं ताकि पहले हम डेफिनेशन करें और फिर वापस समराइज फॉर्म में जाए। तो काम ही यही है हमारा कि सर इट इज अ वेरी मच अ सोशल प्रोसेस वेयर आवर जॉब इज टू फुलफिल द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। और कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, राइट। और ऐसी ऑफर करेंगे प्लस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रीली एक्सचेंज हो अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। तो ये सब मिला के मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या है भाई? इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ, it is not for the purpose of making process, so it is not profit process, it is a social process। इस सोशल प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं? हम लोगों के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेंगे। और कैसे करेंगे? पहले ऑफर करेंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, मतलब अगेंस्ट सम पैसा, रिटर्न में कुछ पैसा मिलना जरूरी है। तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। तो सर मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहां लोगों की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए बना है, राइट। भाई पहले ऑफर देंगे और उसके बाद कुछ एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, उसके बदले उन्हें हम कंसिडरेशन प्रोवाइड कराएंगे। क्या चीज क्लियर? तो अब से हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जहां लोगों की नीड्स एंड वांट को फुलफिल करने के लिए हम लोग करते हैं। क्या शुरुआत हुआ? अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं होता। काफी लोग की ये गलती हो जाती है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद जो शुरू होती है मार्केटिंग, मार्केटिंग तब शुरू हो जाता है जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से पहले, और मार्केटिंग इवन कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो भाई मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मत समझिएगा। सेलिंग से कंपेयर मत कीजिए, सेलिंग बहुत छोटा है, मार्केटिंग काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम जाने वाले हैं मार्केटिंग में रिवाइज करने के लिए दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के 4 हेडिंग्स है। सबसे पहला है नीड्स एंड वांट्स, सेकंड इज क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, थर्ड इज कस्टमर वैल्यू एंड फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है नीड्स एंड वांट्स, राइट। नीड्स मतलब क्या होता है कि भाई मार्केटिंग के 4 फीचर, मतलब मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो 4 फीचर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले चेक करो लोगों की नीड्स एंड वांट्स। नीड्स क्या होता है? डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, कोई चीज चाहिए हमें, उसके लिए मैं डिप्राइव्ड हूं, राइट। और वांट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करे, राइट। तो सर नीड क्या होता है और वांट्स क्या होता है मैंने समझाया। नीड जो होता है वो क्या होता है कि सर फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, और वांट्स मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल भूख जो लगी है वो मेरी नीड है, और खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ जॉब क्या मार्केटिंग का? मार्केटिंग का जॉब है कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो सारे नीड्स को और ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला काम है कि आप आइडेंटिफाई करो क्या लोगों की नीड है और उसके हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों की नीड को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। क्या चीज क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड इज क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग मतलब क्या कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कंज्यूमर को बताना है। क्या बताओगे आपके प्रोडक्ट के बारे में कि भाई प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, उन सब के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना जरूरी है ताकि कंज्यूमर अवेयर हो आपके प्रोडक्ट के बारे में। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। बट क्या कंज्यूमर के पास उतना टाइम है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में 15-20 मिनट सुने? नहीं। तो कंज्यूमर तो वही एक्सपेक्ट करता है कि आप वो चीज हमें ऑफर करो जो हमारी नीड है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन। अच्छा मोबाइल फोन लोग का मेन काम क्या है? कम्युनिकेशन करना। पर क्या लोग सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं? जी नहीं।
लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा कैमरा हो, अच्छा रैम हो। तो जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, जितने भी आप ऑफर्स देखते हो, उसमें क्या वो बताते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि सर हमारे फोन में अच्छी क्लैरिटी है, हमारे फोन में अच्छा रैम है जिससे अच्छा गेम खेल सकते हो। मतलब क्या कि एक अच्छा मार्केट ऑफर वो होता है, एक अच्छा मार्केट वो ऑफर होता है जो डेवलप किया गया था आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर। तो आपको भाई वो चीज ऑफर करनी चाहिए जो कंज्यूमर की नीड है। तो मोबाइल में लोग कैमरा देखते हैं तो मैं कैमरा की एडवर्टीजमेंट करूंगा, लोग मोबाइल में रैम देखते हैं तो मैं रैम की एडवर्टीजमेंट करूंगा ताकि लोग गेम देख सके। क्या चीज क्लियर? सबसे पहले नीड्स एंड वांट, सेकंड इज क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। तीसरा पॉइंट है कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू मतलब ये है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको परसीव्ड होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? परसीव्ड। तब उसको परसीव्ड होगा कि जो वो प्रोडक्ट का पे कर रहा है उसको उतना वैल्यू मिल रहा है, राइट? सो ही इज गेटिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट या वैल्यू फॉर मनी। मतलब सर जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं उतना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो तभी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब देखो यह इंपॉर्टेंट वर्ड है परसीव्ड, मतलब कंज्यूमर के दिमाग में लगना चाहिए कि हाँ मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूं मुझे उतना वैल्यू मिल रहा है। तो अब यहां जॉब है मार्केटर का कि कंटिन्यूसली आपके प्रोडक्ट में क्या करो? वैल्यू ऐड करो, ताकि कंज्यूमर हमेशा आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करे, राइट? ताकि कस्टमर ऑलवेज प्रेफर इन रिलेशन टू योर कंपीटिंग प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एप्पल है तो कंज्यूमर जो है एप्पल से 7, 8, 9 अब जितने भी वर्जन है वही खरीदते हैं। क्यों कारण? क्योंकि हर बार जितना भी नया फोन आएगा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, सेम टू सेम फोन नहीं देते, जिसका मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करो। पहला नीड्स एंड वांट था, सेकंड क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, थर्ड था कस्टमर वैल्यू एंड चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब क्या होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म? कि ऑब्वियसली सर एक मार्केट होना चाहिए जहां कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। सो एक ऐसा प्रोसेस थ्रू विच 2 or more parties comes together to obtain the desired product by giving something in return। मतलब कि सर एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां दो बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, बायर्स को डिजायर प्रोडक्ट मिलता है और सामने वाले को कंसीडरेशन मिलता है। क्या चीज क्लियर? राइट? तो चार फीचर्स क्या है मार्केटिंग के? सबसे नीड्स एंड वांट। नीड्स मतलब फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, वांट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। एक अच्छा मार्केट ऑफर वो होता है जहां आप पहले लोगों की नीड समझो और उसके हिसाब से ऑफर करो। लोगों की नीड अच्छा कैमरा है तो मोबाइल में अच्छा कैमरा का ऑफरिंग करूंगा। थर्ड कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मतलब कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है परसीव्ड। जब उसको परसीव्ड होगा कि जो उसको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिल रहा है या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तभी आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा। इसलिए मार्केटिंग का जॉब है कि कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करे। एंड फोर्थ इज एन एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि सर एक ऐसा मैकेनिज्म हो जहां बायर्स और सेलर्स मिले, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करें फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा टोटल कितने फंक्शंस है? तो टोटल 12 फंक्शंस है। अब 12 फंक्शन सर क्या सारे पढ़ने पड़ेंगे या कोई 5 या 6 पढ़ ले? तो आंसर ही हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 फंक्शंस दे दिए होंगे और बताया जाएगा कि बाकी के फंक्शंस आप लिखो, या 5 फंक्शंस बता दिए जाएगा और बाकी के लिख दो, राइट? तो मैं 12 तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट एक्सक्यूज मी, तो मैं 12 तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट अगर 5 है तो एटलीस्ट आपके कम से कम 8 या 9 तो फंक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि 4 अगर केस स्टडी में मेंशन कर दिए तो बाकी 5 आप लिख सकते हो। क्या चीज क्लियर? तो फंक्शंस मतलब अभी अभी क्या करना पड़ेगा, ये चारों काम करने के लिए, लोगों की नीड्स ढूंढने के लिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की ऑफरिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, कस्टमर वैल्यू देने के लिए, और चौथा इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो नीड्स एंड वांट्स, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि यू नीड टू गैदर एंड एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कंज्यूमर की नीड्स। सबसे पहला फंक्शन ही यही है, राइट? तो मार्केट से जाके क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे कि क्या है कंज्यूमर की नीड, और उसके हिसाब से बहुत सारे डिसीजंस लोगे, राइट? अच्छा अब जो टेक्निक आप यूज करोगे कि भाई क्या जो मेरे, जिससे मैंने समझा कि यार आज मार्केट में कंज्यूमर की नीड है कि यार उन्हें एक प्राइवेट कार विद प्राइवेट ड्राइवर की बहुत जरूरत है, मैंने नीड समझा। अब सेकेंड में देखूंगा कि क्या ये बिजनेस एक्चुअली फीजिबल है कि नहीं, राइट? क्या नीड हो और फीजिबल नहीं हो बिजनेस तो मतलब नहीं है। तो उसके लिए मैं कौन सा एनालिसिस करूंगा? तो उसके लिए
जिस चीज का मैं एनालिसिस करूंगा उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब कि सर बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस की क्या वीकनेस है और बिजनेस के क्या थ्रेट्स है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, तो ये दो चीजें आपको देखनी है। तो 2 पॉइंट में मैंने दिया है। सबसे पहला काम है कि आपको इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, और उसके बाद उसकी स्वॉट एनालिसिस करना है। क्या चीज क्लियर? सेकंड क्या है? सेकंड है मार्केट प्लानिंग। अब मार्केट प्लानिंग का मतलब है कि सर आपने चेक कर लिया कि आपको वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो अब आपका काम है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, कि आपको प्लान बनाना ऐसा। मार्केट प्लानिंग मतलब ऐसी प्लानिंग बनाना जिससे आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बताना पड़ेगा कि कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है, कितना प्रमोशन करना है, तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का, राइट। प्लस कैसे मैं इस चीज को अचीव करूंगा, तो उसका पूरा एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम मतलब पॉलिसी, प्रोसीजर, सब कुछ बनाना है ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। पहला स्टेप, प्रोडक्ट की नीड समझो, कंज्यूमर की नीड समझो, उसकी स्वॉट एनालिसिस करो, फिर ऑब्जेक्टिव बनाओ, प्लस उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब एक कंप्लीट प्रोग्राम, एक कंप्लीट क्या होना चाहिए, प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ मेंशन हो कि भाई मेरी पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ये है मेरा सेकेंड पॉइंट। अज्यूम के तुम्हें क्लियर है। अब तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड, आई विल पुट इट राइट, कि आपके प्रोडक्ट की क्या डिजाइन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा और जिसकी वजह से आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए, द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, क्योंकि उससे आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। और क्योंकि वो अट्रैक्टिव बनाता है तो आपको मार्केट में क्या मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में क्या करना है, ये प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, और इससे आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप था मार्केट में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो, सेकंड है उसकी मार्केट प्लानिंग, थर्ड है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब फोर्थ स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लार्ज स्केल पे काम करना है तो आपका प्रोडक्ट सिमिलर होना चाहिए, राइट। तो प्री सिमिलर होना चाहिए, मतलब अगर मैं आईफोन बना रहा हूं तो हर जगह एग्जैक्ट सेम टाइप का होना चाहिए। अगर मुझे एग्जैक्ट सेम टाइप का बनाना है तो पहले प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज मतलब प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना, पहले से ही डिसाइड करना फोन की क्या साइज होगी, फोन का क्या हाइट होगा, कितना रैम डालना है, क्या स्क्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, कि आपने पहले से ही डिसाइड कर दिया, प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना। अब प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाते हो तो प्रोडक्ट में हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब प्रोडक्ट एक जैसा दिखता है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंट दिखता है। और जब आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होता है तो कोई प्रोडक्ट पे आपका इंस्पेक्शन या टेस्टिंग नहीं करेगा। जिसका मतलब क्या, कि अगर मैंने आईफोन खरीदा तो मैं कभी ये चेक नहीं करूंगा यार मेरे जैसा सेम मॉडल उसको मिला है, क्या मुझसे बेटर मिला है या मुझसे कम मिला है, उसकी क्या हाइट अलग है, उसका सेंटीमीटर अलग है, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, द रीजन इज सब एक जैसा बनता है, और जब कोई सब एक जैसा बनता है तो उसमें इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। क्या चीज क्लियर। अब क्या होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि भाई प्रोडक्ट को आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क जो है अगर अमूल का देखो तो उन्होंने क्लासिफाई किया है इनटू ताजा, शक्ति, गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात, आपको अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, तो पहले उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करो और फिर उसका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज बनाओ, राइट। तो आपको प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना है सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ये सबसे हाई फैट है, ये फिर मीडियम फैट है और ये सबसे लो फैट है। क्या चीज क्लियर। तो प्रोडक्ट को क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या चीज क्लियर। और ये तभी पॉसिबल है जब गुड्स को आप प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना सकते, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं बना सकते। क्या चीज क्लियर। फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई द नीड्स एंड राइट। सेकंड इज फर्स्ट स्टेप है गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको नीड्स ढूंढनी है, स्वॉट एनालिसिस करना है।
सेकंड इज मार्केट प्लानिंग, जिसके अंदर मार्केट ऑब्जेक्टिव ढूंढना है, कैसा प्लान बना रहा है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, प्लस उसका प्रोग्राम बना रहा है ताकि कैसे आप अचीव करेंगे। थर्ड है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट की डिजाइन करने से आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना, ताकि प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी रहती है और कोई भी आपके प्रोडक्ट में इंस्पेक्शन नहीं करेगा। और जहां प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना सकते वहां प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को कैटेगराइज करो इनटू सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका मतलब जैसे मिल्क को आपने कैरेक्टराइज किया इनटू अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा। क्या ये चीज क्लियर? राइट, चलो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। क्या है पैकेजिंग एंड लेबलिंग? नेक्स्ट है पैकेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आप प्रोडक्ट को वैसे तो नहीं बेच सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फूड है, फूड आइटम पे पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो पैकेजिंग मतलब डिजाइनिंग द पैकेज ऑन द प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली लेबलिंग मतलब जो उस पैकेज पे चीजें लिखी हुई होती है, दैट इज डिजाइनिंग द लेबल ऑन द पैकेज। क्या चीज क्लियर? तो फर्स्ट पैकेजिंग ऑन द प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करनी है और उसके ऊपर लेबलिंग कैसे डिजाइन करनी है, ये दोनों आपका काम है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, पैकेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन करना नहीं है। आप फूड के ऊपर पैकेजिंग इसलिए नहीं करते हो कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है वो प्रमोशन, राइट? क्यों? क्योंकि सर अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिख जाता है, अट्रैक्टिव कैसे दिखता है? जब आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी जबरदस्त है। क्या ये चीज क्लियर? तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसकी पैकेजिंग इतनी जबरदस्त है कि आप उस प्रोडक्ट पे अट्रैक्टिव हो गए? क्या चीज क्लियर? राइट, अब बात करते हैं कि सर पैकेजिंग तो कर लिया, पर उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग तो लगानी पड़ेगी, अपना सिक्का तो लगाना पड़ेगा कि पता चले कि ये मैंने बनाया है। पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया या मेरी कंपनी ने बनाया? राइट, सो व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब है कि इट कैन बी अ नेम, जैसे नाइक, इट कैन बी अ साइन और अ सिंबल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जिससे इट कैन बी अ नेम, इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी अ सिंबल और उसका कॉम्बिनेशन, जिससे आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंज्यूमर और बाकी कॉम्पिटिटर से डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये प्रोडक्ट अलग है, ये ब्रांड अलग है। कभी एडिडास के शोरूम में जाओ, पता चलता है ना वो शोरूम एडिडास का है। क्यों? क्योंकि वो एक नाम है, वो एक साइन है, वो एक सिंबल है और उसका कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको इजीली पता चलता है अच्छा ये एडिडास का शूज है और ये नाइकी के शूज है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या चीज क्लियर? तो आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने में काफी हेल्प करता है। प्लस अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से खुश है तो उसे कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनाया वो आपने ही बनाया? ब्रांड के थ्रू। तो इससे क्या अराइज होती है? हमारी लॉयल्टी, राइट? सो द नेम, साइन, सिंबल और उसका कॉम्बिनेशन, जिससे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो और जिससे आपकी प्रोडक्ट की क्या मिलती है? लॉयल्टी, राइट? तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, राइट? अब यहां इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेना है कि सर के डिसाइडिंग द ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आप एक ही ब्रांड यूज करो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सर एग्जांपल पतंजलि, अब पतंजलि एक ही ब्रांड है पर वो कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट? या फिर अलग अलग ब्रांड यूज करो, सो मल्टीपल ब्रांड, राइट, फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे सर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी ऐसी है जो कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे पॉन्ड्स हो तो वो उसका है, राइट? बहुत सारे बिस्किट्स वो बनाता है, बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर्स वो बनाता है, अलग अलग ब्रांड के नाम से, राइट? सो ब्रांडिंग एक स्टेप हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, राइट? ये बाद में करेंगे कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आई थिंक ये लास्ट फंक्शन होना चाहिए। इसके पहले जो हम करने वाले हैं प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर देखो, आपने अभी तक क्या सीखा? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाया, प्रोडक्ट की डिजाइन की, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज किया, उसके ऊपर पैकेजिंग किया, पैकेजिंग के बाद अपना सिक्का लगाया, मतलब ब्रांडिंग की। अब ब्रांडिंग करने के बाद अब एमआरपी तो लगाना जरूरी है ना, उसे बोलते हैं प्राइसिंग, राइट? एमआरपी लगाना जरूरी है, उसे बोलते हैं प्राइसिंग। तो सर इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी। प्राइसिंग क्या होता है सर? कितना पैसा, कितना पैसा कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, कितना पैसा कस्टमर रेडी है आपके प्रोडक्ट को पे करने के लिए, राइट? उसे कहते हैं प्राइसिंग। तो जब आप प्राइसिंग करो तो आप सोचो कि क्या कस्टमर ये प्राइस पे करने को तैयार है, क्या कस्टमर को परसीव्ड होगा कि जितना प्राइस पे कर रहा है उससे उतना वैल्यू मिल रहा है, राइट? जनरली प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है ये भी जानना जरूरी है। दोनों का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स।
राइट। इस इनवर्स मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो अब आपको यहां डिसाइड करना है प्राइसिंग के अंदर कि आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके हिसाब से आप प्राइसिंग की क्या बनाने वाले हो स्ट्रैटेजी। सर प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि अगर मेरा एम है कि भाई मुझे कस्टमर लेने हैं तो प्राइसिंग थोड़ा कम रखो, अगर एम है मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है जैसे एप्पल करता है तो प्राइसिंग थोड़ा हाई रेट पे होगा, पर उबर ओला इनका एम इनिशियली कस्टमर अक्वायर करना है तो उनका प्राइस थोड़ा कम होगा। कैच इज क्लियर। सो व्हाट इज प्राइस? इट इज द अमाउंट यू आर रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, राइट। प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, और यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है और क्या आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। अच्छा, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब प्रमोशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको ध्यान से सुनना। प्रमोशन के अंदर पहला इंपॉर्टेंट शब्द है इन्फॉर्मिंग और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है परसुएडिंग। मतलब प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करना और परसुएड करना कि आप उसे परचेज करो। परसुएड मतलब खींचना। तो मेरी ऐसी प्रमोशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहा, मैं आपको खींच रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम्हें ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से तुम्हारी नीड्स या वांट सेटिस्फाई होगी, राइट। सो इन्फॉर्मिंग and persuading, informing and persuading to purchase this product, that is called as promotion। अच्छा, प्रमोशन के क्या चार तरीके हैं तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं जब प्रमोशन मिक्स करेंगे। फिर भी इसके अंदर आता है एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। सर यहां आपको क्या डिसीजन लेना है कि क्या आपका प्रमोशनल टूल होगा। मतलब आपको ये सोचना है कि आप कौन सा टूल यूज करके ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करोगे और उन्हें परसुएड करोगे कि आपका प्रोडक्ट खरीदे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक पॉलिसी वाला है और एक नॉर्मल एक मोबाइल वाला है। अब अगर एक मोबाइल मुझे बेचना है तो मैं ज्यादा एडवर्टीजमेंट यूज करूंगा क्योंकि ये बल्क लोग खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो ऑब्वियस की बात है कि एडवर्टीजमेंट एक बहुत सही तरीका है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से पहुंचने का। पर सर क्या आप एक पॉलिसी, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या किसी एडवर्टीजमेंट को देख के खरीदोगे? जी नहीं। आपको यहाँ कोई पर्सनली आके आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है। मतलब यहाँ मैं पर्सनल सेलिंग का टूल ज्यादा यूज करूंगा। तो देखो आपको अपने नेचर और बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपका प्रमोशनल मिक्स क्या होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट ज्यादा होना चाहिए, पर्सनल सेलिंग ज्यादा होना चाहिए या सेल्स प्रमोशन ज्यादा होना चाहिए। क्या चीज क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बताता है कि आपको मेजर डिसीजन ये लेना है कि किस चैनल से मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब सर मैन्युफैक्चरर एक जगह पे है, कंज्यूमर बहुत सारी जगह पे होता है, तो मैन्युफैक्चरर तो हर एक जगह नहीं पहुंचता, तो वो एक चैनल बनाता है। क्या चैनल बनाता है? होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, राइट। तो सर यहां आपको डिसीजन लेना है कि आपका चैनल क्या होगा। सर क्या आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर पहुंचोगे, क्या आपको एक होलसेलर चाहिए होगा, क्या आपको एक और एजेंट्स भी चाहिए होंगे? तो ये आपको चैनल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। प्लस किस तरह से उसका फिजिकल मूवमेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मतलब जहां से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जहां कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे आपका क्या मूवमेंट होगा, किस तरह से पहुंचेगा प्रोडक्ट, इन सब के बारे में आपको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा कि कितना स्टोरेज करना है, कहाँ कहाँ आपको वेयरहाउस चाहिए और कहाँ कहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्या चीज क्लियर? तो सर आपको ये डिसाइड करना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहला चैनल और दूसरा है किस तरह से फिजिकल मूवमेंट होगा फ्रॉम पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। क्या चीज क्लियर? कि प्रोडक्ट बनने के बाद अब मुझे कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होनी चाहिए। चलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा डिटेल में जाते हैं, राइट। तो इसी फिजिकल मूवमेंट के बारे में है कि सर इट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर ये क्यों जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरत है? तो मैंने अभी बताया था कि सर जो हमारे कस्टमर है वो बहुत ही वाइड जोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं और मैन्युफैक्चरर एक जगह पे रहते हैं। तो अगर एक जगह से बहुत सारी जगह पहुंचना है तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और सर यहाँ आपको क्या एनालाइज करना है कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। फर्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि सर आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या पेरिशेबल है, क्या जल्दी खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होगा। सेकेंड,
लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट एंड कॉस्ट, मतलब कि जहां मैं अपना ये प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा उसका क्या लोकेशन है, कितना खर्चा होगा, क्या हाई टेरेन में है या लो टेरेन में है, कितना किलोमीटर है। और तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड मतलब किस मोड से यूज करके मैं ये सामान पहुंचाऊंगा। एग्जाम्पल दूं तो अगर अबुल सोचता है तो अबुल अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे सोचता है, तो अबुल पहले ये सोचता है कि मेरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो सकता है, पेरिशेबल है। सेकेंड इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टारगेट मार्केट। अब अबुल को तो कैसा रहता है कि आनंद से, तो आनंद से अगर अहमदाबाद पहुंचाना हो तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि कितना कॉस्ट होगा, कितना कॉस्ट होगा ताकि मेरा अबुल का प्रोडक्ट हर एक रिटेल यूनिट तक पहुंच जाए। और तीसरा व्हाट विल बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो अबुल क्या यूज करता है, कोल्ड चेन फैसिलिटी। क्या चीज क्लियर। तो सर ट्रांसपोर्टेशन इज अबाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्यों चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर एक जगह पे नहीं होता, कंज्यूमर वाइड जोग्राफिकल एरिया पे होता है और मैन्युफैक्चरर एक जगह पे होता है। और तीन चीजें आप डिसाइड करते हो, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंड व्हाट इज द कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट, और थर्ड व्हाट विल बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।